नमस्कार साथियों, मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि 2 दिन पहले मैंने समीकरण सीरीज की शुरुआत की थी और उसमें मैंने 2 वीडियोस डाल चुके हैं। तो शुरू के जो 2 वीडियो थे उसमें पहले वीडियो में बीजीय व्यंजक को मैंने कवर किया था जो कि समीकरण से संबंधित है, और दूसरे वीडियो में मैंने कक्षा 6वीं में जो विषय वस्तु है 6वीं की समीकरण पाठ के अंतर्गत उसको बताया था। कक्षा 7वीं के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं अभी पीडीएफ में बुक्स देख रहा था, तो उसमें कक्षा 7वीं में कुछ भी नया नहीं है। जो कक्षा 6वीं में है वही जो है कक्षा 7वीं में है। बस कुछ एक प्रश्नावली है जिसको हल करना, मैं उसी पे ही बात करूँगा। तो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, तब आज का वीडियो में जो बताई गई बातें हैं समझ में आएंगी। तो कक्षा 7वीं में है एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण, ये टॉपिक है। तो एक चर वाले समीकरण का क्या मतलब है मैं बता दे रहा हूँ। एक चर वाले समीकरण का मतलब है कि जो समीकरण रहेगा उसमें चर जितने भी बार आएगा एक ही प्रकार का चर होगा, एक ही प्रकार का चर, या ये कहें कि एक ही चर होगा, एक ही चर राशि उसमें होगी समीकरण में। माने अगर x है तो जितने भी बार आया है x उस चर राशि आई है उस समीकरण में, हर बार क्या रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है। और अगर y है चर राशि, तो जितने भी बार उस समीकरण में चर राशि होगी वो क्या होगी, y होगी। तो अर्थात एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ही अक्षर को चर राशि के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे क ख ग घ हो, चाहे ABCD हो, एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया हो, अर्थात एक ही चर राशि प्रयुक्त हो, तो उसे हम एक चर वाला समीकरण कहते हैं। तो एक चर वाले समीकरण को हल करना जो है 7वीं के सिलेबस में है। तो चूंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है इसलिए PDF में मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो इसमें जो प्रश्न है मैं उनमें से कुछ को हल करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 4.2 है। इसमें एक जो पहला प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, समीकरण बनाना। समीकरण बनाना ये एक्चुअल में सीखने की बात है कक्षा 7वीं में, क्योंकि जब आप व्यवहारिक उपयोग पढ़ते हैं समीकरण का बड़ी कक्षाओं में, शायद 8वीं में भी है, तब समीकरण बनाना आना जो है ये जरूरी हो जाता है, अन्यथा आप समीकरणों को हल नहीं कर सकते। तो देखिए प्रश्नावली 4.2 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों के से समीकरण बनाइए। तो पहली शर्त है इसका समीकरण बनाने, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। किसी संख्या के 2/3 भाग का मान कितना है, 24 है। अब इससे हमको एक समीकरण बनाना है इस शर्त के आधार पर। तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग याद कीजिए, एक बोडमास नियम होता है, ये कभी आएगा रास्ते में मैं बताऊंगा, बोडमास नियम। तो ये बोडमास नियम जो है, जब धन गुणा ऋण भाग कई चिन्ह एक साथ होते हैं और कई कोष्ठक होते हैं, तब बोडमास नियम का पालन करते हैं। हिंदी में भी कुछ इसका नाम है। तो ये बी से होता है ब्रैकेट, माने पहले कोष्ठक हल करना रहता है। ओ से होता है ऑफ, माने का के की, और ये जो का के की आता है इसका मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीज़न भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, माने मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, और ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, माने घटाना, ठीक। तो ये बोडमास नियम है। तो ये बोडमास नियम में जो ये का के की आता है,
इसका मतलब होता है गुणा, अर्थात किसी संख्या का 2/3 भाग बोला, इसका मतलब होगा उस संख्या माने वो संख्या गुणित 2/3। तो का के की जब भी आएगा उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, इसलिए मैंने बोडमास नियम का उल्लेख किया। तो किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। तो यहाँ पर किसी संख्या अज्ञात है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, माना कि वह संख्या, अज्ञात संख्या को हम हमेशा मानते हैं, माना कि वह संख्या x है। आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, और कोई अक्षर पसंद हो भी मान सकते हैं, ठीक है। तो माना कि वह संख्या x है। तो अब इस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब आप इसको पढ़िए, x के 2/3 भाग का मान 24 है। तो इसलिए x का 2/3 भाग माने, अब एक का क्या मतलब होगा, का मतलब क्या होगा, गुणा। तो इसका मतलब हो गया x गुणित 2/3, x गुणित 2/3। तो x का 2/3 भाग कितना हुआ, x गुणित 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3x। अब इतने का मान, x के 2/3 भाग का मान कितना है, 24 है। तो इतने का मान 24 है, माने इसके बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए 2/3x प्रश्न के अनुसार कर दीजिए, प्रश्न के अनुसार अभिष्ट समीकरण। अभिष्ट शब्द का मतलब होता है जो हम ढूंढने निकले थे, अभिष्ट समीकरण या जो हमको चाहिए था, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2/3x, ये हुआ किसी संख्या का 2/3 भाग, उस संख्या को हमने x माना, इसलिए यहाँ x आया, बराबर कितना है, 24। तो ये आपका समीकरण हो गया, 2/3x बराबर 24, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है तथा दोनों की उम्र का योग 50 है। दोनों की उम्र का योग 51 है। अब इस शर्त के आधार पर हमको समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। हमेशा ऐसे प्रश्नों में जिसके उम्र का दुगुना आधा, 1/3, 1/4, जिसके उम्र का, ये प्रश्न कीजिए अपने आप से, किसके उम्र का, पुत्र की उम्र का। तो आपका जो उत्तर आएगा उसको हम x मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। तो पिता की उम्र किसके उम्र की दुगुनी है, उत्तर क्या मिला, पुत्र की उम्र की दुगुनी है। तो हम पुत्र की उम्र को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो माना कि पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक। पुत्र की उम्र कितनी मानी, कितना माना हमने, x वर्ष। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, पिता की उम्र माने अब जो पिता की उम्र है इस पुत्र की उम्र अर्थात x वर्ष का क्या है, दुगुना है। तो इसलिए पिता की उम्र क्या होगी, पुत्र की उम्र की दुगुनी। तो x का 2 गुना, देखिए 2 गुना माने 2 का गुणा, 3 तिगुना माने 3 का गुणा, चौगुना माने 4 का गुना, आधा माने किसी संख्या का आधा माने होता है 1/2। तो
तो आधा, किसी संख्या का आधा, x का आधा माने 1/2 गुणित x। किसी संख्या का चौथाई बोला, चौथाई माने होता है 1/4 भाग। तो किसी संख्या अर्थात x का चौथाई बोलेगा तो 1/4 गुणित x, गुणा का चिन्ह का विलोपन हो गया। किसी संख्या का 2/3 बोला, 2/3 बोला, 2/3 होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जानना है। आधा माने 1/2, 1/4 माने 1/4, 1/3 माने 1/3। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? पुत्र की उम्र की दुगुनी। अब पुत्र की उम्र हमने क्या मानी है? माना है x। अब ये x का दुगुना हो जाएगा कौन? पिता की उम्र हो जाएगी दुगुनी। तो x का दुगुना माने कितना? 2x वर्ष। तो अब प्रश्न के अनुसार हमको पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता की उम्र कितनी हो गई? 2x वर्ष। तो अब आगे बोलता है शर्त, दोनों की उम्र का योग 50 है। क्योंकि दोनों की उम्र का योग बराबर 51, कितना है? 51 वर्ष है। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा? दोनों की उम्र का योग x धन 2x, वर्ष को नहीं लिखेंगे। ठीक है, x धन 2x बराबर 51। ठीक, ये आपको समीकरण हो गया। चाहे तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, 3x बराबर 51, न भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, तो x धन 2x बराबर 51, ये आपका समीकरण है इस दी हुई शर्त के आधार पर। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का दुगुना है, तो पुत्र की उम्र जो है x वर्ष है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। तो हमने पुत्र की उम्र को माना x वर्ष। कैसे माना? प्रश्न करना है किसकी उम्र का दुगुना है पिता की उम्र, तो जवाब आएगा पुत्र, जो जवाब आएगा उसी को हम x माने। तो पुत्र की उम्र हो गई x वर्ष, इसलिए पिता की उम्र इसकी दुगुनी 2 वर्ष हो गई। दोनों की उम्र का योग, योग माने क्या? धन। तो ये पुत्र की उम्र पिता की उम्र योग माने धन बराबर कितना? 51। ये आपका क्या है? उत्तर है। अगला प्रश्न, 5वां देखिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब जब आप लोग मैसेज करते हैं तो अपने मैसेज में ऐसे शब्द लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं समझता मैं, जिसमें आप ये लिख रहे हो कि मैं कोई बहुत देवी प्रकृति का आदमी हूँ या कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या किसी तीसरे ग्रह से आया हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही एकदम सामान्य आदमी हूँ, सामान्य इंसान हूँ, बहुत सादा और सरल इंसान हूँ। आप लोगों के सामने इसलिए आया क्योंकि मैं स्वयं जो है बहुत गरीबी से जो है आज एक औसत मध्यम वर्गीय इंसान बन पाया हूँ। तो मैंने गरीबी देखी है, मैंने संघर्ष देखा है। तो और चूँकि काफ़ी लंबा अरसा बीत गया नौकरी करते, 1993 से नौकरी कर रहा हूँ। तो मैंने जो है इस दौरान कई जगह नौकरी की, अधिकांश जगह पे जो है टीचर्स गणित के नहीं रहते हैं, बच्चे संघर्ष करते हैं। उन बच्चों के बीच में कुछ बच्चे तो बहुत प्रतिभाशाली रहते हैं जो सही शिक्षक मिल जाने पे बहुत जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, लेकिन कई बार अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाने के कारण जो वो वास्तव में डिज़र्व करते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं चूँकि खुद भी परेशानियां झेलकर यहाँ तक आया हूँ, तो इस दर्द को औरों की तुलना में शायद ज़्यादा अच्छे समझ पाता हूँ, और इसलिए जो है ये सब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यह निस्वार्थ रूप से मैं कर रहा हूँ ताकि बच्चे, शिक्षक, सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें, और जो अपने जीवन में जो करना चाहता है यदि उसमें मैं 0.001% भी अगर योगदान दे सकूं तो मैं समझूंगा कि मुझको जो ईश्वर ने ज्ञान दिया था वो फलीभूत हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ही बीच का इंसान हूँ, सादा शिक्षक हूँ मैं भी। ठीक है,
और आज हेडमास्टर हूँ, आने वाले समय में शायद प्रिंसिपल भी बनूंगा, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि मैं यदि प्रिंसिपल भी बन जाऊंगा तो मैं एक सामान्य शिक्षक ही रहूँगा, क्योंकि पहले मैं शिक्षक हूँ, उसके बाद फिर मेरा ओहदा आएगा। और मैं इस पद में होते हुए भी जो है बराबर काम करता हूँ अपने शिक्षक साथियों के साथ। पहले मैं की भावना से मैं काम करता हूँ। अंग्रेजी में कहावत है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, माने जो लीडर होता है उसको हमेशा आगे से नेतृत्व करना चाहिए। तो मैं इस सिद्धांत पे काम करता हूँ। तो ऐसे शब्दों आपका प्यार है मैं समझता हूँ, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने बीच का ही मुझको मानिए, मैं आप ही की तरह जो है बहुत सामान्य सा इंसान हूँ। तो चलिए देखते हैं जो अगला प्रश्न है। किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है। किसी परिमेय संख्या का हर, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या 19/24 है, एवं परिमेय संख्या 19/24 है। ये शर्त है, इस शर्त के आधार पर जो है हमको समीकरण बनाना है। तो देखिए किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, तो हम परिमेय संख्या किससे 5 अधिक है, जैसे हम पूछे थे ना किससे उम्र दुगुनी है, तो उत्तर आया था पुत्र, तो हम पुत्र की उम्र को x माने थे। वैसे यहाँ पर पूछेंगे हर किससे 5 अधिक है, अंश से 5 अधिक है, तो जवाब क्या आया अंश, तो अब अंश को हम मानेंगे x। माना कि परिमेय संख्या का अंश बराबर x, माना कि परिमेय संख्या का अंश बराबर x। अब इसलिए हर क्या हो जाएगा, क्या है हर, क्या है अंश से 5 अधिक। हाँ, अब किसी संख्या से 5 अधिक, अधिक माने धन, माने अगर संख्या x से 5 अधिक माने x धन 5, x से 10 अधिक माने x अधिक हो रहा है माने जोड़ना है, कम बोला माने घटाना है, x से 5 कम x ऋण 5, x से 100 कम x ऋण 100, x से 17 अधिक x धन 17। तो हर क्या हो जाएगा अंश से 5 अधिक। अब अंश को हमने क्या माना है x माना है, तो x से 5 अधिक माने x धन 5। तो अंश अगर x है तो इस शर्त के अनुसार हर क्या हो गया x धन 5, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या है 19/24 है, तो इसलिए परिमेय संख्या पहले यहाँ से, जिस परिमेय संख्या का अंश x है और हर x/5 है, तो परिमेय संख्या क्या होगी, अंश में x लिखिए और हर में क्या लिखिए x धन 5। ये परिमेय संख्या हुई इस शर्त के आधार पर, इसलिए समीकरण। अब ये जो परिमेय संख्या है वो कितने के बराबर है, कितने के बराबर है 19/24 के बराबर है। तो ये x/x धन 5 ये शर्त के अनुसार परिमेय संख्या, और ये कितने के बराबर है 19/24 के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया समीकरण हो गया, ये आपका क्या हुआ उत्तर हुआ। तो इस प्रकार जो है समीकरण बनाए जाते हैं। अब एक आध प्रश्न भी बता दूं, जैसे कोई सा भी प्रश्न ले लेते हैं, चौथा प्रश्न ले लेते हैं, फिर इसको यहाँ पर यहीं विश्राम देते हैं। आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग व्हाट्सएप में कोई भी यदि कोई बात पूछते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि पहले अपना परिचय दे दीजिए, ठीक है। वो उस परिचय देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बिना नाम बताए यदि आप बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो चौथा प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, जिसमें 4
का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। ये प्रश्न है आपका। अब हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना, समीकरण बना के हल भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, तो जो अज्ञात संख्या है उसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे। माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि वह संख्या बराबर x। अब हमने संख्या x मान ली, तो संख्या में 4 का गुणा करने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या, तो इसलिए x में 4 का, क्योंकि उस संख्या को हमने x मान लिया, गुणा करने पर प्राप्त संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x में 4 का गुणा करो तो 4x। अब ये जो 4x है, माने वह संख्या जिसको हमने x माना है, में 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या, अर्थात कौन, 4x। ठीक है, उस संख्या से माने किससे, x से 42 अधिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रश्न के अनुसार ध्यान से देखिएगा, संख्या में 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या माने कौन, 4x। ठीक है, क्या हो जाता है, उस संख्या से, वो संख्या कौन थी, x से कितना अधिक हो जाता है, 42 अधिक हो जाता है। अधिक माने जोड़ देना, तो ये 4x क्या बन जाएगा, बराबर x धन 42। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस संख्या में 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या 4x, उस संख्या अर्थात x से कितनी अधिक हो जाती है, 42। कब, जब हम उस संख्या में कितने गुणा करते हैं, 4x का। ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, क्योंकि हमको वह संख्या भी ज्ञात करनी है, माने x का मान ज्ञात करना है, इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का पक्षांतर करने पर, तो देखिए ये x के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। पिछले वीडियो को जाकर ध्यान से देखिएगा, एक पक्ष में कोई संख्या धन चिन्ह के साथ है, दूसरे तरफ आके किस चिन्ह की बन जाती है वो संख्या, ऋण की। जब ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ जाएगा तो 4x का 4x, धन x क्या बन जाएगा, ऋण x, और ये धन 42 का धन 42 अकेला हो जाएगा। 4x में x घटाए कितना मिला, 3x बराबर 42। अब देखिए 3x माने क्या है, 3 गुणित x है, तो अब हम x को अकेला कर देंगे तभी उसका मान मिलेगा। तो 3 का पक्षांतर करने पर, 3 का पक्षांतर करने पर, तो 3 का जब हम पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो इधर गुणा हो रहा था 3, उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस तरफ क्या बच जाएगा, अकेला x बच जाएगा 3 जाने से। ठीक है, x बराबर 42, 3 का उधर गुणा हो रहा था, इधर आ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर इसको 42/3 लिख सकते हैं। 42 में 3 का भाग दीजिए, कितना आया, 14। इसलिए x बराबर 14, अर्थात वह जो अज्ञात संख्या थी बराबर 14। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हुआ। तो अब देखिए हम उत्तर को जो है क्या कर सकते हैं, सही है कि नहीं, प्रश्न में रख के जो है मिला भी सकते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कितनी मिली हमको, 14। 14 में 4 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 14 चौक 56। तो ये 4x के जगह कितना आ गया, 56 आ गया। संख्या मिली 14, अब उसमें 4 का गुणा किया तो कितना मिला, 56 मिला। अब ये संख्या 56 जो है, मूल संख्या x माने कितना, 14 से, ये 56 14 से कितना अधिक है, देखो 42 अधिक है, इसमें 42 जोड़ो,
4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 आया। तो ये आपका उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि हम उत्तर को अगर प्रश्न में रखते हैं तो हमको समीकरण संतुष्ट हो जाता है। वो समीकरण संतुष्ट होना किसको बोलते हैं वो बताऊंगा मैं बाद में। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आप लोगों ने आज जो है ये सीखा समीकरण कैसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, किसी संख्या का दुगुना माने 2 से गुणा, तिगुना माने 3 से गुणा, 10 गुना माने 10 से गुणा, आधा माने 1/2 से गुणा, ठीक है, 1/3 माने 1/3 से गुणा, 2/3 माने 2/3 से गुणा, ठीक है। किसी संख्या का 5 भाग बोला माने उसको 5 से, उस संख्या को 5 से भाग देना। किसी संख्या का 4 भाग बोला तो x/4, संख्या x है तो 4 भाग बोला माने x/4 भाग। गुना माने गुणा, भाग माने भाग। जैसे बोला कि x का 5 भाग, x का 5 भाग, तो इसका क्या मतलब है x/5, ठीक है। तो और उसके बाद फिर है ये हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आप लोग जो है अपने से बनाइए, कोई परेशानी हो तो बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कक्षा 8वीं से संबंधित समीकरण को पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।